हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में व्यंजन वर्णों को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत से ऐसे जो डाउट है वह क्लियर होंगे और इनमें ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके पहले वाली वीडियो में जो हमारी क्लास 1 है उसमें हमने स्वर वर्णों को देख लिए थे। स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्णों के कितने भेद हैं और जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको भी हाईलाइट किए थे। तो आज हम इस वीडियो में केवल व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उन क्लासों को नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए और इस क्लास को भी एकदम ध्यानपूर्वक धैर्य बनाकर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। व्याकरण समझने के लिए हम कभी भी जल्दबाजी करेंगे तो हम व्याकरण समझ ही नहीं पाएंगे। व्याकरण समझने के लिए हमें एक एक शब्दों पर गहराई से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हमें व्याकरण समझ में आता है। तो दोस्तों, अब हम बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन कहते किसे हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे हमने स्वर को देखा था कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, कि मतलब जिसका उच्चारण हम बिना किसी सहायता से कर सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन व्यंजन हम उसे कहते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करें, उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे हम चलते हैं। अब व्यंजन वर्ण क्या कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ ध्वनि अंतर्निहित होती है। चाहे हम कोई भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो छोटा आ होता है वह अंतर्निहित होता है उसमें। जैसे हम व्यंजन के किसी भी वर्ण का यदि उच्चारण करते हैं तो उसमें आ जो होता है वह छिपा रहता है, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि अगर हमें का लिखना होता है, इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो का लिखते हैं, उसके नीचे हलंत लगाते हैं, फिर उसके बाद आ लिखते हैं, तब ये पूरा मिलाकर का बनता है। तो का को हम का और आ लिखेंगे, खा को खा और आ लिखेंगे, गा को गा और आ आदि। अब आगे चलते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या। अब मूल व्यंजन वर्णों की संख्या अगर हमसे पूछता है तो कितनी है, 33 है। और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। परतंत्र का अर्थ होता है कि दूसरों का, परतंत्र अर्थात दूसरों पर निर्भर। जैसे कि हम स्वर को स्वतंत्र स्वर बोलते हैं और व्यंजन को परतंत्र बोलते हैं, क्योंकि यह स्वरों पर आश्रित होते हैं, इसीलिए हम इन्हें परतंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब वर्ण विशेष कुछ हम वर्णों के बारे में देख लेते हैं, कौन सा वर्ण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जैसे चा छा जा झा, इन हम 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो चा छा जा झा, फिर उसके बाद तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा और हा, ये जो चारों हैं ये कौन से हैं, ये संघर्षी व्यंजन है, ये भी नोट करिए। फिर डा और ढा, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त, उत्सृप, संकर वर्ण, ताड़न जात वर्ण या विकसित वर्ण कहा जाता है। मतलब जो डा और ढा है इसे हम द्विगुण, उच्छिप्त, उत्सृप कई नामों से जानते हैं। कभी कभी इसके जो प्रयोग में ज़्यादा नाम आता है वो परीक्षा में ना देकर जो अपेक्षित उपेक्षित नाम होता है, जैसे कि त्रिगुण नाम हम लोग अधिकतर जानते हैं। कीड़ा और ढा जो व्यंजन हुए वो त्रिगुण व्यंजन है, परंतु हमसे परीक्षा में उच्छिप्त करके पूछ लेगा, उच्छ्रिप करके पूछ लेगा, जो कि विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन एक बना देता है कि अब हमसे पूछ क्या रहा है। जब हम इसके अन्य नामों को नहीं जानते हैं तो हमसे परीक्षा में प्रश्नों की गलती होने की अधिक संभावना होती है। तो जो हम ढा और ढा इसके नामों को हम अच्छी
प्रकार से याद कर लेंगे ताकि हम परीक्षा में गलती ना करें। तो अड़ा और ढा के जो अन्य नाम है उसको आप देख लिए, क्योंकि इन दो भाषाओं को अबड़ा और धा को द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हिंदी और जो फारसी दो भाषा का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसे द्विगुण कहते हैं। द्विगुण अर्थात दो गुण, कौन कौन सा? हिंदी और फारसी के दो गुण होते हैं, इसीलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। इयम, अंगा, इया, अड़ा और ना, मा, ये जो 5 वर्ण हैं इन्हें हम पंचमाक्षर वर्ण, नासिक्य वर्ण, अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ण का 5वां होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया 5 वर्ण, इसलिए इन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं। और इसका उच्चारण नासिका से होता है, अर्थात नाक के द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारा या और वाह है, जिन्हें कि हम अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत गिनते हैं, इनके जो उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसीलिए हम इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। क्योंकि या और वाह तो व्यंजन होते हैं, परंतु इनका जो उच्चारण होता है या स्वरों की सहायता से होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। और जो रा है, इन्हें हम प्रकंपित, लुंठित, कंपनजात व्यंजन कहते हैं। अर्थात रा के भी कितने नाम हो गए? प्रकंपित, लुंठित और कंपनजात। अब लुंठित का अर्थ यहाँ पर दिया गया, लुंठित अर्थात जीभ का आगे से मुड़ना। यदि आप रा बोल रहे हैं तो आपकी जो जिह्वा है वो आगे से इस प्रकार थोड़ी से मुड़ जा रही है, जिसे हम लुंठित कहते हैं। रा रा आप एक बार बोल के देखिए, आपको खुद ही समझ आएगा। अब आगे अगला पॉइंट जो हमारा है ला। ला को हम पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक का अर्थ होता है जीभ के अगल बगल का भाग। जैसे इस तरह से हमारी जीभ होती है, इसका जो किनारे किनारे वाला भाग होता है उसी को हम पार्श्विक कहते हैं। जब हम ला बोलते हैं, जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं या जिह्वा के किनारे यहाँ पर स्पर्श करते हैं, तब जाके हम ला उच्चारण कर पाते हैं। ला की ध्वनि हमारे मुख से बाहर आ पाती है, तो इसीलिए हम इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ किनारे का जो भाग होता है उसे हम पार्श्विक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण झा व भा है, जिन्हें कि पहले झा और भा इस रूप में लिखा जाता है। फिर उसके बाद हा को उष्म संघर्षी, स्वर यंत्र मुखी, काकल्य वर्ण, कंठ, उष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जानते हैं। अब हम हा, जो हमारी हाकार है वह उसे हम उष्म संघर्षी कहते हैं। स्वर यंत्र मुखी, काकल्य, इन सब के नामों को आप एक कॉलम बनाकर इस तरह से एक तरह लिखिए। रा को रा के अन्य नाम लिखिए, ला का अन्य नाम लिखिए, हा का अन्य नाम लिखिए। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब आगे हम चलते हैं। जो ध्वनियाँ ना तो स्वर होती है और ना व्यंजन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवा। अब अयोगवा हमने स्वर वाली क्लास में बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा था। यहाँ पर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जो अयोगवा है वो अंक है और आहा, इन दोनों को हम अयोगवा कहते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ये इनकी गणना व्यंजन में की जाती है, इसीलिए इनका एक अलग से नाम दे दिया गया है अयोगवा। अर्थात ये जिनके साथ जिनकी ज़रूरत होती है उनके साथ ये चले जाते हैं। जैसे स्वर को इनकी आवश्यकता हुई या स्वर के साथ चले गए। जैसे अंग में अंग लग गया, तो यहाँ पर स्वर की आवश्यकता हुई, स्वर के साथ चले गए। अब यहाँ पर हम रंग लिख दिए। अब रा एक व्यंजन है, यहाँ पर इसकी आवश्यकता हुई तो ये व्यंजन के साथ चले गए। तो ये तो ना स्वर में गणना होती है ना व्यंजन में, जिसे हम अयोगवा कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो व्यंजन है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद हैं दोस्तों? तो 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय या उदित व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 है। इनमें का से लेकर पा वर्ग अर्थात का, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, ठा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, थ, द, ध, न, पा, फा, बा, बा, मा। ये जो आप गणना करेंगे तो इसकी संख्या 25 आएगी। का, ख, ग, घ यहाँ पर लिखा गया है वही। और फिर यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन पर आ जाते हैं हम। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इन्हें हम प्रकंपित, अर्ध स्वर या पार्श्विक स्वर कहते हैं, क्योंकि इनकी जो उच्चारण होता है, इनका जो उच्चारण होता है या और ला का, इनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, जबकि यह व्यंजन होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अब अर्ध स्वर कहते हैं। अब आ जाते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा याद करने के लिए, जैसे अंतस्थ व्यंजन बराबर ए और यस। अब ये यस का अर्थ होता है कि सभी जो अंतस्थ होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। यस का अर्थ होता है सभी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह साघोष होते हैं। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि ऊष्म व्यंजन बराबर यम ए। यम का अर्थ होता है सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं और सभी ऊष्म आघोष होते हैं। इस तरह से मतलब जो हमें थोड़ा रिवीजन करने में आसानी होती है। अब हम आगे चलते हैं। इंगा ड़ा ना, जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। पंचमा अक्षर कहते हैं नासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो एक ही मतलब दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे छा का और सा से मिलकर बना। कभी कभी एग्जाम में तो यही पूछ लेता है दोस्तों कि का जो जो हमारा छतरी वाला छा है वो किससे मिलकर बना है? का और सा से। या जो है वह जा और इया से मिलकर बना है। और जो त्रा है वह ता और रा से, जो स्रा है सा और रा से मिलकर बना है। अब आगत व्यंजन। आगत अर्थात बाहर से आए हुआ व्यंजन। मतलब हमारा जो आगत है वह बाहर से आया हुआ, मतलब या तो अरबी का या तो फारसी का जो मिश्रण रहेगा उसे हम आगत व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कुल 5 है, जिसमें का, ख, गा, जा और फा, जिनके नीचे ये नुक्ता जो बिंदु है उसे हम नुक्ता कहते हैं। यह आगत व्यंजन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आगत व्यंजन की संख्या जो है वह 5 है। का, खा, गा, जा, फा। याद रखेंगे ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 53, जो इस प्रकार हैं। 11 स्वर होते हैं, जिसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। 2 अयोगवा होते हैं। अंकहा, अभी हमने इसके ऊपर इसके बारे में बात की है। फिर तीसरा 33 मूल व्यंजन होते हैं, का से लेकर मा तक। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढा, और जो 4 संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। इस प्रकार से हमारी इनकी कुल संख्या 53 होती है। अब जो होता है हमारा कि व्यंजन का वर्गीकरण कितने, मतलब जो हमारा प्राण, वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, मतलब जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कितनी जो हवा है, गरम गरम सांस है या फिर श्वास है, वह कितनी तेजी से निकल रही है और उसकी गति कितनी तीव्र है, कितनी धीमी है, इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो 2 प्रकार से किया गया है हमारा, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात जिसमें जिस उच्चारण करते समय हमारे मुख से थोड़ी वायु बाहर निकले, कम वायु बाहर निकले, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। या प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात आप इसको 135 करके याद कर सकते हैं कि अल्प प्राण बराबर 135, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और इसमें जो सभी अंतस्थ व्यंजन या रा, लावा आ जाते हैं और इसमें हाकार ध्वनियों की गणना नहीं होती है। और सभी स्वर अर्थात जो हमारे 11 स्वर हैं वह सभी अल्प प्राण होते हैं। अब आगे जो हमारा दूसरा है वह है महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक, महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से, हमारे मुंह से अधिक वायु निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अर्थात हम इसे 24 करके याद कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। और इसमें सभी उसमें व्यंजन आ जाते हैं, सा हा, और इसमें हाकार ध्वनियाँ विशेष रूप से होती हैं, जबकि अल्प प्राण में हाकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा कॉलम के ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। इधर हमारा वर्ग दिया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और इधर अल्प प्राण। यहाँ पर देखिए 135, महाप्राण बराबर दूसरा, चौथा, अर्थात पहला, तीसरा, पांचवा ये वर्ण हमारे अल्प प्राण होंगे, महाप्राण का दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का। अब इसके अंतर्गत महाप्राण के अंतर्गत सभी उसमें व्यंजन आएंगे और अल्प प्राण के अंतर्गत सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो स्वर का व्यंजन का दूसरा भेद किया गया वह स्वर
घोषत्व तंत्री के कंपन के आधार पर किया गया है। पहला जो हमारा भेद था वह प्राण आयु के आधार पर था और दूसरा हमारा जो भेद है वह स्वर तंत्री के आधार पर है। स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, आघोष और साघोष। अब आघोष हम किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम आघोष व्यंजन कहते हैं। आघोष अर्थात कंपन ना हो, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है, अर्थात इसे हम 12 याद कर सकते हैं। एवं सा सा हा अघोष वर्ण होता है और साघोष। अगर आप दो को अल्प प्राण, महाप्राण, आघोष और साघोष इन चारों में से केवल दो को याद करते हैं तो दो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप याद कर लीजिए आघोष और महाप्राण, यानी कि आघोष हमारा पहला और दूसरा वर्ण होता है और जो हमारा महाप्राण होता है वह दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए 12/24 अर्थात 12 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 12 का 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो इस प्रकार से हम टेबल पढ़ते हैं, यानी उसका डबल, यानी कि अघोष हमारा जो होता है वो 12 होता है और जो महाप्राण होता है वो 24 होता है। यानी ऊपर आप इस तरह से लिख देंगे अघोष और फिर यहाँ पर लिख देंगे महाप्राण, अर्थात अघोष बटे महाप्राण बराबर 12/24। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे और आपके साघोष और अल्प प्राण भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप आघोष को 12 याद करते हैं तो जो साघोष हमारा होगा वह तीसरा, चौथा, पांचवा होगा, क्योंकि एक वर्ग में 5 ही अक्षर होते हैं। तो पहला दूसरा आघोष हो गया तो तीसरा, चौथा, पांचवा साघोष हो गया। उम्मीद है दोस्तों अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे आघोष, साघोष, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा है साघोष, साघोष को हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। इसको आप एक और नाम याद रखिए कि साघोष और घोष दोनों एक ही हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां कंपन होती हैं। अभी हमने आघोष में देखा कि उसमें स्वर तंत्रियां कंपन नहीं होती हैं और इसमें स्वर तंत्रियां हमारी कंपन होती हैं, उन्हें हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं और इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। और वहाँ पर हमने जो अल्प प्राण में देखा था उसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और यहाँ पर सघोष के अंतर्गत सभी। आप एक कॉलम बना लीजिए, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, आघोष, किसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और तब आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब आप ट्रिक के माध्यम से जो मैंने बताया कि 12/24 बराबर अघोष बटे महाप्राण, इस ट्रिक को आप अपनाएंगे तो ना तो सघोष में गलती करेंगे और ना ही महाप्राण में गलती करेंगे। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन हा घोष वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने अघोष में पढ़ा था पहला और दूसरा, तो अब जो बचा है तीसरा, चौथा, पांचवा वो सघोष हो गया। कितना आसानी से हमें याद हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कि डायग्राम के माध्यम से इधर वर्ग दिया गया है, इधर अघोष, इधर साघोष। अब सघोष हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा है तो घोष हमारा पहला और दूसरा होगा। अगर हमारा महाप्राण दूसरा और चौथा है तो हमारा अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होगा। तो अगर आप अघोष और महाप्राण को याद करे रहेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपके कम गलत होंगे। चाहे आप आघोष महाप्राण को याद कर लीजिए या फिर साघोष अल्पप्राण को याद करिए, चार में से दो को आप जरूर ही अपने ध्यान में रख के जाइए। नहीं तो आप अगर इस तरह से रटे रहेंगे, का खा को अघोष कहते हैं, चा छा को अघोष कहते हैं, ग झा ङा को सघोष कहते हो, आप इस तरह से रटते ही रहेंगे, आपको कभी याद ही नहीं होगा और एग्जाम में आप भूल ही जाएंगे। अगर आप ट्रिक से याद करेंगे ये जो 12/24 आपसे गलती होगी ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि का वर्ग में जो का खा आता है वो अघोष होता है, चा में चा छा टा ठा ता था पा फा, इस तरह से। और सभी जो उसमें व्यंजन होते हैं वह अघोष में आते हैं और सभी स्वर घोष में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन और हाँ ये सघोष में। तो दोस्तों आज का ये क्लास हमारा यहीं पर व्यंजन वर्ण हमारा पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी अच्छे से समझ में आया है और हम इसके बाद अगली वीडियो कौन सा बनाए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको ज़रूर देखिए। यदि आप उन क्लासों को देखकर इस क्लास को देखते हैं, स्वर वर्ण को पहले समझकर व्यंजन वर्णों को समझते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि व्यंजन वर्ण। तो आप लोग
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर विश्वास बनाकर बने रहिए, आपको यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।